हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है उसको समझेंगे और उसमें जो फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्रिएट होकर मिलती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैंने ये 3 क्रिएट किया था पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, बट हम लोग इस बार एक नया क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्रिएट करेंगे CH4 के नाम से। मैं यहाँ पर CH4 लिख देता हूँ। इसके अंदर में आते हैं और यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ओपन विथ कोड का ऑप्शन। तो इसमें क्लिक करेंगे आप और आपको यहाँ पर VS कोड में ये ओपन होकर दिखेगा। तो मुझे इसी में ओपन करना था, इसलिए मैंने ये काम किया। यहाँ से टर्मिनल ओपन कर दें। फिर न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया और एक हम लोग पहले इसमें एक वर्चुअल ENV क्रिएट करेंगे। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, वो सारा आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एक वर्चुअल ENV क्रिएट किया जाए, तो वर्चुअल ENV लिखा और वर्चुअल ENV का नाम रखेंगे VNV। इंटर की प्रेस करते हैं और थोड़ी देर में ये मैं एक वर्चुअल ENV देखिए यहाँ पर क्रिएट फोल्डर हमारा आ चुका है और ये क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको लिखना है VNV, यानी कि जो आपके वर्चुअल ENV का नाम है वो /script/activate। ये लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए और ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के निशानी है ये, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, pip इंस्टॉल जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो pip इंस्टॉल जेंगो लिखा, इंटर की प्रेस किया और जेंगो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में। जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब जेंगो इंस्टॉल होने के बाद जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखेंगे जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम वही जो फोल्डर का नाम लिखा है वही लिखा, CH4 था तो ये CH4 ही मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर डॉट देंगे बिकॉज मुझे इसी के अंदर में क्रिएट करना है, इसी वजह से। इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा ये क्रिएट हो चुका है। एक CH4 हमने जो फोल्डर बनाया था वह है, उसके अंदर में एक CH4 और है। उसके बाद ये सारे फाइल सब फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो करता हूँ कुछ देर के लिए CLS तो हमें अभी के लिए CLS किया मैंने। पहले यहाँ पर देख लीजिए एक जेंगो 5 करके हमने एक फोल्डर है जिसके अंदर सारा हमारा प्रोजेक्ट है, लेसन चैप्टर वाइज जो कि आप देख रहे हैं। हमें चैप्टर 4 क्रिएट किया था CH4, तो ये फोल्डर बनाया। इसके अंदर जाएंगे तो CH4, इसके अंदर एक और आपको दिखेगा। तो ये अभी हमारा क्रिएट हुआ है जेंगो एडमिन कमांड से और यहाँ पर आपको सारी फाइल्स देखने को मिलती है। इसके बाहर आते हैं तो ये VNV हमारा वर्चुअल ENV का फाइल, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक manage.py फाइल है, तो हमें CH4 ये सारी फाइल्स देखनी है और ये manage.py फाइल देखना है, बाकी और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। इसको करते हैं क्लोज और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। इसमें एक CH4 यहाँ आपको दिखता है और इसके अंदर में एक CH4 दिखता है, देन यहाँ पर आपको VNV देन manage.py फाइल। तो .py फाइल आपको सभी में दिखेगा। देखिए इसको मैंने एक्सपैंड किया तो यहाँ पर आपको दिखेगा .py क्योंकि सभी में पाइथन का कोड, इसीलिए .py फाइल सभी आपको देखने को मिलता है। अगर फाइल की बात करते हैं पहले फाइल और स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए एक CH4 आपको आउटर में दिखेगा जो कि इस तरीके से बंद हो जाता है। तो ये जो आउटर है इसको कहते हैं आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर या फिर रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर में एक CH4 आपको और दिख रहा होगा जिसके अंदर ये सारी फाइल्स है, इसको कहते हैं इनर प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, सो याद रहे दोनों का नाम सेम है बट दोनों का अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब इंडिकेशन इसका अलग है। ऊपर वाले को यानी कि जिसके अंदर में सब कुछ है उसे कहते हैं आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर या फिर रूट डायरेक्टरी, और इस फोल्डर के अंदर जो CH4 दिख रहा है इसको कहते हैं इनर प्रोजेक्ट फोल्डर। जब आप इस इनर प्रोजेक्ट फोल्डर को एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं इसको, इसमें कुछ सबसे पहली फाइल दिखती है __init__.py फाइल। ये फाइल खाली रहती है, देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी कोड नहीं है। ये फाइल क्या करती है, ये फाइल इस फोल्डर को एक पाइथन पैकेज बनाती है। यानी कि किसी भी फोल्डर को अगर आपको पाइथन पैकेज बनाना है तो उस केस में आपको इस नाम से एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा उस फोल्डर के अंदर में। सिर्फ ये फाइल क्रिएट कर देने से एक फोल्डर एज अ पाइथन पैकेज कंसीडर किया जाने लगता है। ये मैंने आपको एडवांस पाइथन में बताया होगा पैकेजेस वगैरह के टॉपिक में, तो अगर आपने वहाँ से सीखा होगा तो बहुत अच्छी बात है और आप इसको एडिट करना भी जानेंगे कि इसमें क्या कोड लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, अगर आपने एडवांस पाइथन का मेरा कोर्स देखा होगा उस केस में। सो हमने देखा पहला फाइल, ये वाली फाइल जो कि खाली है, और ये इस फाइल का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि यह फाइल इस CH4 को एक पाइथन पैकेज बनाती है। इसके बाद सेकंड हमारा फाइल है विस्की। अभी ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा लेकिन एक अपना सीरियल वाइज देखते हैं। सो विस्की है, विस्की यानी कि WSGI.py फाइल इसे कहते हैं। तो ये फाइल क्या करता है, ये फाइल आपके इस प्रोजेक्ट और आपके वेब सर्वर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से आपका जो वेब एप्लीकेशन है वह वेब सर्वर से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीज़ में मेंशन रहती है। और इसमें पाइथन के सिंक्रोनस एप्लीकेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड रहती है। बहुत ही कम कोड लिखा हुआ है लेकिन इसमें ज़रूरी कोड लिखा हुआ है। तो इस कोड को अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर ये कमेंट है, ये देख सकते हैं 3 आपको दिख रहा होगा कोड। तो ये कमेंट लिखा पूरा का पूरा लिखा है WSGI config for CH4, ये आपका प्रोजेक्ट का जो नाम रहता है वही चलाता है यहाँ पर, और प्रोजेक्ट लिखा था इट एक्सपोज द विस्की कॉलेबल एज अ मॉड्यूल लेवल वेरिएबल नेम्ड
एप्लीकेशन। तो ये जो वेरिएबल नेम है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट बनाता है विजगी का। तो ये कमेंट है जिस पे आप मोर इन्फॉर्मेशन जाकर इस लिंक पे जाएंगे तो इस फाइल के बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। यहाँ पर इस कोड के बारे में बात करें तो ये इंपोर्ट करा है ओएस मॉड्यूल को, इसने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और यहाँ पर ये इस पैकेज से, इसमें जेंगो क्या है, जेंगो एक पैकेज है, फिर कोर एक पैकेज है, इसके अंदर में एक मॉड्यूल है ये विजगी मॉड्यूल, जिसके अंदर में ये एक फंक्शन है जिसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं यूज़ करने के लिए। तो गेट अंडरस्कोर विजगी अंडरस्कोर एप्लीकेशन की एक फंक्शन है जो कि इंपोर्ट किया गया है यहाँ से। उसके बाद इस लाइन से हम लोग अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए सेटिंग मॉड्यूल के हमारा वो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। इसमें अगर आप इसको तोड़कर समझना चाहें तो ये os.env ये एक मैपिंग ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग इन्वायरमेंट को। उसके बाद ये इसके अंदर में एक सेट डिफ़ॉल्ट नाम का फंक्शन है जो हमने यहाँ पर कॉल किया और यहाँ पर ये हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है और इस वेरिएबल के लिए ये वैल्यू लिखा गया जो कि सेटिंग्स मॉड्यूल है हमारा यहाँ पर। उसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखता है, एप्लीकेशन इक्वल जो फंक्शन हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था वो आपको यहाँ पर फंक्शन दिखता है। ये फंक्शन विजगी कॉलेबल रिटर्न करता है जो कि इस एप्लीकेशन में आता है और इस एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं कि ये एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट है। सो इसमें आप मोस्टली कोई काम नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा हुआ बिल्कुल वैसा ही रहता है। बहुत अगर आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो मॉड्यूल है वो डिफाइन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जब हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब, आप डेवलपमेंट के लिए अलग सेटिंग्स करते हैं, प्रोडक्शन के लिए अलग सेटिंग करते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग सेटिंग्स करते हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं कि आपका डेव सेटिंग है या फिर प्रोड सेटिंग है या फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए सेटिंग्स है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इसका जो मॉड्यूल होगा वह चेंज करना चाहेंगे तो ये काम आप मोस्टली यहाँ पर करेंगे इन फ्यूचर। तो इस फाइल में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको करते हैं क्लोज। अब इसी के सिमिलर है एसगी फाइल विजगी फाइल का सक्सेसर है। जैसे विजगी फाइल में पाइथन के सिंक्रोनस एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एसगी फाइल में आपको पाइथन के सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों तरह के ऐप्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर भी ये फाइल क्या करता है, आपके एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एसगी का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस और विजगी का फुल फॉर्म होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। अगर एसगी के कोड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कमेंट देखने को मिलता है, देन उसी तरीके से इंपोर्ट किया गया है। यहाँ पर एसगी गेट एसगी एप्लीकेशन ये फंक्शन इंपोर्ट किया गया और यहाँ पर आपको एसगी मॉड्यूल से ये इंपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोड सेम है। वहाँ पर विजगी था, यहाँ पर एसगी है। और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए मॉड्यूल सेट किया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अगर इंटरव्यू के लिहाज से देखें तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि एसगी फाइल और विजगी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बताना है कि विजगी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले वो बता दीजिए। विजगी का फुल फॉर्म होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस और एसगी का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस। विजगी में सिंक्रोनस पाइथन ऐप्स के स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि एसगी में एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस पाइथन ऐप्स के स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए, यानी कि दोनों के ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड यहाँ पर किए गए हैं। डोंट वरी, इसका मैं आपको पूरा थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा मेरी वेबसाइट पर से, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और भी डिटेल में आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, मतलब पढ़ने को मिलेगा, देखने को नहीं पढ़ने को मिलेगा। इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह में आपको काम आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं settings.py फाइल की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है जेंगो में, जहाँ पर आपकी सारी सेटिंग्स हैं। जेंगो सेटिंग्स फॉर CH4 प्रोजेक्ट, या फिर प्रोजेक्ट का नाम लिखा ऑटोमेटिकली आएगा। जनरेट बाय जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। जब हम लोग जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट रन करते हैं तभी ये हमारा जनरेट होता है ये settings.py फाइल। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप ये लिंक जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता है फ्रॉम पाथ लिव इम्पोर्ट पाथ। सो पाथ लिव से पाथ को इम्पोर्ट किया गया है, जिसका यूज़ करके हम लोग पाथ वगैरह निकाल सकते हैं। देन एक बेस DIR के लिए पूरा पाथ निकाला गया, बिल्ड पाथ इनसाइड दी प्रोजेक्ट लाइक दिस। इस तरीके से एक हमें मिल जाता है बेस DIR से। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको देखना हो कि इसमें क्या लिखा था, इसको इस तरीके से बेस DIR करके प्रिंट कर कीजिएगा, रन कीजिएगा, तो आपको ये इसमें क्या एक्चुअल इसका पाथ आता है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको एक सीक्रेट की दिखेगा, सीक्रेट की, और यहाँ वार्निंग में दिखता है कि सीक्रेट वार्निंग, कीप द सीक्रेट की यूज्ड इन प्रोडक्शन सीक्रेट। सो ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है, इसका आप इसको जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। इसके लिए कैसे की आप जनरेट करते हैं प्रोडक्शन लेवल का, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखना अनिवार्य है। ये हमें सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए दे दिया गया, देख भी सकते हैं, लिख भी दिया गया है। जेंगो इनसिक्योर ये एक क्रिप्टोग्राफी साइन इन है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे जनरेट करते हैं। आप अच्छा सा सिक्योर, मोर सिक्योर कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ लिखने के बजाय हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल में लिखते हैं उसको, और बहुत सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आगे बढ़ेंगे उसे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ डिबग है, ट्रू फॉल्स आप सेट कर सकते हैं। लिखा है कि डोंट रन विद डिबग टर्न ऑन इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको ये फॉल्स करना पड़ेगा
नहीं करने से क्या होता है, अगर आप फॉल्स नहीं करेंगे तो आपको जो एरर मैसेजेस हमें दिखती है डेवलपमेंट, वही सारे मैसेजेस आपको लाइव प्रोडक्शन में दिखने लगेगी, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो जाए वर्ल्ड वाइड, इसीलिए हम लोग इसको फॉल्स करके डिप्लॉय करते हैं। मतलब जब तक अगर आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और तुरंत ही आपका बहुत सारा मतलब डोमेन आपका बहुत फेमस है, उस केस में आप फर्स्ट टाइम इसको फॉल्स करके डिप्लॉय करेंगे। अदरवाइज आप ट्रू करके डिप्लॉय कर सकते हैं। जब सब कुछ सही तरीके से काम करने लगे फिर इसको फॉल्स कर दीजिए, लेकिन प्रोडक्शन में इसको फॉल्स ही रखना है, ये ध्यान में जरूर रखना है। ट्रू सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि हमें एरर मैसेजेस सही तरीके से दिखे। और जब आप इसको फॉल्स करेंगे तो ये जरूरी होता है कि आप अलाउड होस्ट में यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड करें। जैसे लोकल होस्ट, अगर आप कहते हैं लोकल होस्ट कोई डोमेन है तो डोमेन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका फेल हो जाए रिक्वेस्ट और आपको 400 बेड रिक्वेस्ट इस तरीके से एरर देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या कौन सा आप होस्ट अलाउ करना चाहते हैं, आप लोकल होस्ट अलाउ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप 127.0.0 वो IP आप अलाउ कर सकते हैं। आप चाहें तो डोमेन लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, मल्टीपल लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया गया तो आप मल्टीपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोग मेरा एक अगर डोमेन है geekshows.com तो वो मैंने लिख दिया। फिर अगर मैं चाहूँ मैं www के साथ भी इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर होस्ट लिखना होता है। फिर जरूरत पड़े तो आप सब डोमेन के साथ लिख सकते हैं, या फिर वाइल्ड कार्ड डॉट एग्जाम्पल इस तरीके से .com इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कॉड के अंदर में लिखना है और इसमें पोर्ट नहीं लिखा जाता है और ये केस इनसेंसिटिव होता है। बहुत बार आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग स्टार लिख देते हैं। स्टार का मतलब होता है कि कोई सा भी डोमेन हो, कोई सा भी हो, सबको अलाउ कर देना है, बट ये सही नहीं होता है। प्रोडक्शन के लिए ये इनसिक्योर माना जाता है, तभी के लिए ये हमारा खाली है। देन यहाँ एप्लीकेशन डेफिनेशन है और ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, ये सारे बिल्ट इन एप्लीकेशन है जो जेंगो में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एडमिन पैनल के लिए एडमिन, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ, और सेशन के लिए सेशंस, मैसेजेस के लिए मैसेज, स्टैटिक फाइल्स के लिए स्टैटिक फाइल्स। इस तरीके से एप्लीकेशन इसने पहले से बनाया हुआ है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। और जब भी आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनाएंगे इस जेंगो प्रोजेक्ट में तो आपको वह एप्लीकेशन यहाँ कर लिखना पड़ेगा। डुप्लीकेट एप्लीकेशन नेम आप नहीं लिख सकते, यानी कि एक ही एप्लीकेशन नाम को 2 बार लिख दिया तो वैसा यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको एक बार ही लिखना है, यूनिक होना चाहिए नाम। देन और नीचे आते हैं आपको मिडिलवेयर दिखता है। बाय डिफॉल्ट ये इतने सारे मिडिलवेयर हैं जो इन्होंने बना के रखा है। सिक्योरिटी के लिए, सेशन के लिए कॉमन मिडिलवेयर है, CSRF प्रोडक्शन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेज मिडिलवेयर है, और एक्स फ्रेम ऑप्शन मिडिलवेयर है। आप खुद का मिडिलवेयर बनाना भी सीखेंगे बाद में और कैसे उसको यूज़ करते हैं वही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मिडिलवेयर की सेटिंग्स अगर आपको आवश्यकता पड़ती है मैनिपुलेट करने की तो आप यहाँ पर आकर उसकी सेटिंग्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर कोई अगर आप मिडिलवेयर यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर उसको मेंशन करना पड़ सकता है। फिर इसके नीचे है रूट URL कॉन्फ। इसमें आपका जो रूट URL कॉन्फ है वो आप उसका पाथ यहाँ पर मेंशन करते हैं। फुल पाइथन इंपोर्ट पाथ आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोग इसी डिफ़ॉल्ट के साथ ही इसको रहने देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम CH4 यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वह चलाएगा, और इसमें .urls ये वाला .urls यहाँ पर मेंशन रहता है। देन यहाँ पर है टेम्पलेट्स, जिसमें हम लोग टेम्पलेट इंजन की जो सेटिंग्स होती है, जो जेंगो में टेम्पलेट इंजन यूज़ हो रहा है उसकी जो सेटिंग्स होती है उसको लिखते हैं। जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोग टेम्पलेट बैकएंड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद DIR में आपको खाली ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। इसका मतलब होता है कि टेम्पलेट सोर्स फाइल आपको कहाँ पर देखना है। अगर आप टेम्पलेट सोर्स फाइल अगर कहीं रखते हैं तो उसको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर कि इस जगह पे जाके आपको टेम्पलेट के सोर्स फाइल को सर्च करना है। आपको मतलब टेम्पलेट इंजन जो है वह सर्च करेगा यहाँ पर जाके, बट अभी के लिए ब्लैंक है बिकॉज ये डिफॉल्ट ले लेगा। उसके बाद हमारा apps_dir है जिसमें ट्रू वैल्यू है। इसका मतलब होता है कि टेम्पलेट इंजन हर एक एप्लीकेशन के अंदर जाकर उसमें सोर्स फाइल, टेम्पलेट सोर्स फाइल सर्च करे या ना करे, देखे या ना देखे, उसको हम लोग यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में मेंशन कर दें। ट्रू है मतलब जाके देखेगा। अभी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे जैसे इसको कस्टमाइज़ करेंगे, कुछ चीज़ सेटिंग्स करेंगे तब आपको समझ में आएगी, बट अभी के लिए ओवरऑल आइडिया ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें आप एक्स्ट्रा पैरामीटर जो भी आप टेम्पलेट बैकएंड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको यहाँ पर मेंशन करनी तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ये चेंज हो सकता है कि आप कौन सा टेम्पलेट बैकएंड यूज़ करें उसके बेस पे। देन यहाँ पर विजगी एप्लीकेशन आपका क्या है उसका पूरा यहाँ पर जो हमारा कॉलेबल ऑब्जेक्ट था उसको आप मेंशन करते हैं। जैसे CH4, ये CH4 इसके अंदर में विजगी नाम का एक फाइल था जिसपे हमारा ये एप्लीकेशन था, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो बेसिकली फुल पाथ देते हैं हम लोग यहाँ पर जो कॉलेबल ऑब्जेक्ट है विजगी का उसके लिए। देन आगे बढ़े तो डेटाबेस का सेटिंग्स, आपको डेटाबेस की सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बाय डिफॉल्ट ये SQLite 3 यूज़ करता है डेटाबेस। तो मैं आपको फाइल यहाँ पर दिखाऊंगा, रन करेंगे उसके बाद ये जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। इसमें आप डिफॉल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया कि डिफॉल्ट डेटाबेस क्या है हमारा, इंजन जेंगो DB बैकएंड SQLite 3 बाय डिफॉल्ट के सेटअप है। नेम यहाँ पर बेस्ड जो भी है वो, और db.sqlite 3 आपको यहाँ पर जनरेट होकर इसी नाम से यहाँ पर एक फाइल अभी देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, रन करेंगे तब वो जनरेट होता है। इसके अलावा आप चाहें तो अपना कोई सा भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे PostgreSQL आपको यूज़ करना हो, MySQL यूज़ करना हो, MongoDB यूज़ करना हो और Oracle यूज़ करना, तो वह सारी
सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं पर करेंगे। देन नीचे आते हैं तो आपको नीचे को दिखता है पासवर्ड वैलिडेशन, यहाँ पर देख लीजिए ऑथ पासवर्ड वैलिडेटर, जिसमें आपको ये सारे वैलिडेटर्स बने हुए हैं जो यहाँ पर सारे मेंशन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, जैसे लैंग्वेज अंडरस्कोर कोड है जिसमें आपको ये EN-US दिखेगा, ये US इंग्लिश के लिए है। ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, लैंग्वेज कोड है इस इंस्टॉलेशन के जो आपने अभी प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए। इसके बाद आपको टाइम जोन दिखता है यहाँ पर, ये भी एक स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा जिसमें आप टाइम जोन दे दें इस इंस्टॉलेशन के लिए, और ये इंडिकेट करता है कि आप ट्रांसलेशन सिस्टम इसमें इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ट्रू या फॉल्स देकर आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप टाइम जोन यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए ट्रू फॉल्स में यहाँ पर आपको वैल्यू देना होता है। मतलब आपको जो डेट टाइम होता है वो आपके टाइम जोन के बारे में जाने या ना जाने वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। अगर ये ट्रू रहता है तो जेंगो क्या करेगा, जेंगो टाइम जोन अवेयर हो जाता है, और अगर फॉल्स रहता है तो वो लोकल टाइम जो भी रहता है वो यूज़ करेगा। लोकल टाइम मतलब डेट टाइम का जो लोकल होता है वह यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इस एप्लीकेशन में। और यहाँ पर स्टैटिक URL जिसमें लिखा गया स्टैटिक स्लैश, ये स्लैश एंड होता है, कुछ भी यहाँ पर लिखिए लेकिन स्लैश से ये एंड होगा, यानी कि इसमें एंड में स्लैश देना जरूरी होता है। और ये एज ए URL यूज़ किया जाता है आप कह सकते हैं जब हम लोग अपना जो स्टैटिक फाइल को रेफर करते हैं, अपने स्टैटिक फाइल को रेफर करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। स्टैटिक फाइल मतलब इमेजेस हो गई, ये सारी जो फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सारी फाइल्स, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, ये सारी स्टैटिक फाइल्स कहलाती हैं। तो जब हम लोग अपने स्टैटिक फाइल को रेफर करते हैं तब ये URL के तौर पर हमें यूज़ में आता है। इसके अलावा हमें स्टैटिक रूट भी डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पर, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो जब करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मिलता है डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड, जिसमें आप जब कोई मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्राइमरी की करके ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। पहले ये जेंगो 3 से पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। और किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी कोड के बारे में डिटेल में जानना तो उसके लिए लिंक दे दिया गया, आप उसमें क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सेटिंग्स का एक ओवरव्यू। पूरा डेप्थ में मैंने नहीं बताया बिकॉज जब तक आप इसको कस्टमाइज़ नहीं करेंगे, आप अपना टेम्पलेट इंजन चेंज नहीं करेंगे या फिर डेटाबेस अपना खुद का सेटअप नहीं करेंगे जो डिफ़ॉल्ट के अलावा दिया गया होता है वह, तब तक आपको इन डेप्थ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है और एक आइडिया बेसिक सा मिल जाता है कि यहाँ सेटिंग फाइल की कोड है और किस कोड को किस लिए लिखा गया है। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो फाइल बचा हुआ है इसमें आई बिलीव url.py फाइल है। तो ये URL कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्रोजेक्ट, तो ये मेन URL फाइल है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपको इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में देखने को मिलता है। आप चाहे जितना भी एप्लीकेशन बना लें, वह सारे एप्लीकेशन का URL आपको यहीं पर आके मेंशन करना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली करें या फिर इनडायरेक्टली करें। कैसे करना है उसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि URL पैटर्न्स करके एक यहाँ पर आपको दिख जाए कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप फंक्शन व्यू यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा पाथ, और ये अगर आप क्लास बेस्ड व्यू यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कमेंट में बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल भी दे दिया गया है, बहुत बढ़िया सा इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन है। ये पूरा कमेंट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। यहाँ पर आप कोड देखेंगे तो ये पहले एडमिन को इंपोर्ट कर रहा है इस मॉड्यूल से, पाथ को इंपोर्ट कर रहा है इस मॉड्यूल से, और यहाँ पर URL पैटर्न्स एक वेरिएबल है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हर एक पाथ को लिखा जाता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है एक एडमिन पैनल जो कि /admin से हमारा चलता है, एडमिन स्लैश से, और जिसमें ये सारे URL से लिखे होंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया। यानी कि एडमिन नाम का हमारा एक एप्लीकेशन है, अब उस एप्लीकेशन के अंदर में उसका खुद का URL लेगा, तो उस सभी URL को मेंशन करने के लिए उसको पहले यहाँ लेकर आना पड़ता है। अब क्या होगा कि जब आप इस एडमिन पाथ पे जाएंगे तो ये पहले इस एडमिन के URLs पे जाएगा और वहाँ पर देखेगा कि कौन कौन सी URL हो, सभी URL को एक्सेस आपको करके देगा। ओके जी, तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर कोड लिखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस केस में। सो ये जो setting.py फाइल है, ये इस फाइल में बहुत कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा url.py फाइल, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे काम इस init फाइल पे, ascii फाइल पे और viz की फाइल पे। इन फाइल पे काम ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये दो फाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आने वाले दिनों में। चलिए एक लास्ट फाइल हमारा बचा है जो कि इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के बाहर है, यानी कि आउटर प्रोजेक्ट फोल्डर यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर में है ये manage.py फाइल। सो manage.py फाइल ये जेंगोज कमांड लाइन यूटिलिटी है। manage.py फाइल एक कमांड लाइन यूटिलिटी, इसके अलावा हमें मिलता है django-admin, वह भी एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, बट ज़्यादातर करके हम लोग manage.py फाइल ही यूज़ करते हैं। django-admin हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, उसके बाद जो भी काम करते हैं प्रोजेक्ट में वो हम लोग manage.py फाइल कमांड लाइन से करते हैं। इसमें क्या है, इसमें पहले इंपोर्ट किया गया OS को, फिर sys को, फिर यहाँ पर एक मेन फंक्शन डिफाइन किया गया है रन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क,
जिसमें यहाँ पर डिफाइन किया गया है इन्वायरमेंट वेरिएबल के वैल्यू को, और यहाँ पर एक्सेप्शन के लिए दिया गया है कि अगर आपको ये इंपोर्ट करना है एग्जीक्यूट फ्रॉम कमांड लाइन, देन इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पर ये कमेंट आपको दिखता है, देन यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ पर सिंपल सा मेन लिख दिया गया है। डोंट वरी, मैं आपको खुद का कमांड क्रिएट करना भी दिखाऊंगा कि खुद का कमांड कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। या इस फाइल में कुछ खास था नहीं बताने को, बस ये इतना ध्यान रखना है कि manage.py फाइल एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसका यूज़ करके हम लोग सारा काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सारा काम मीन्स आपको स्टैटिक फाइल क्रिएट करना हो, आपको सर्वर रन करना हो, आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, वह सारा काम हम लोग इसी कमांड लाइन यूटिलिटी से करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी पाइथन manage.py, ये कमांड लाइन लगाया हमने, रन सर्वर को रन करने के लिए ये कमांड लाइन यूटिलिटी हमें लगाना पड़ता है। एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, देखिए ये हमारा रन हो गया। इसको हम लोग रन करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये रन होकर बेसिक से टेम्पलेट। ये तो हमने देखा, साथ में आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे आपको एक दिख जाएगा db.sqlite3, ये वाली फाइल। और ये फाइल अभी कुछ नहीं है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, ये ब्लैंक रहता है। लेकिन ये एक डेटाबेस का फाइल है। जैसे आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं और ये देखते हैं कि setting.py फाइल पे क्या है भाई, डेटाबेस का सेटअप SQLite है, तो ये SQLite का एक फाइल आपके लिए जनरेट करके दे देता है आपको। फिर आप अपना मॉडल बनाते जाइए और डेटाबेस टेबल क्रिएट होता जाएगा, वो बाद में देखेंगे। यहीं अगर मैंने इसको हटा दिया होता इनिशियली बिना रन किए हुए, बिना सर्वर रन किए हुए, और यहाँ मैं MySQL को सेटअप करता, तो फिर ये फाइल मुझे नहीं दिखता यहाँ पर, बिकॉज मैंने अपना डेटाबेस डिफॉल्ट डेटाबेस सेटअप कर दिया था MySQL पे, और MySQL पे इसका कोई काम नहीं है। तो ये फाइल जनरेट होती है बिकॉज आपने ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वजह से। तो ये फाइल समझ में आ गई। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में __py कैशे__। ये कैशे फोल्डर है जिसके अंदर में सभी फाइल की कैशे होती है, जिससे आपका एप्लीकेशन फास्ट लोड हो, इसी वजह से। तो सभी फाइल की आपको कैशे यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए settings.c पाइथन, फिर URL का है, फिर विजगी का है और init का है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो है pyc। ये कैशे फाइल है। इसको आप डिलीट कर देंगे। अगर आप डिलीट कर देते हैं और फिर से रन करेंगे तो ये फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो ये कैशे फाइल है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है आपके प्रोजेक्ट पे। तो दोस्तों यही है इसमें, और मैं समझता हूँ कि और कुछ खास इसमें बताने के लिए है नहीं। इसको मैं सर्वर पे स्टॉप करता हूँ Ctrl+C प्रेस करके। इसमें और कुछ खास बताने के लिए है नहीं, मैंने लगभग सारी चीज़ आपको बता दी जो भी इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट थी। सभी फाइल्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये VN भी नहीं बताया मैंने, बिकॉज ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, पार्ट है बट ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया उसका फोल्डर, इस प्रोजेक्ट का फोल्डर अपना फोल्डर नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को, जो लोग पहली बार कोई फ्रेमवर्क सीखते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस होता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है, बस खुद बोलता ही जा रहा है। तो आपको संयम बना कर रखना पड़ेगा। आप इसमें देखिए, आप आगे बढ़िए, आंख बंद करके जो भी बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए आगे बढ़िए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको कंफर्ट फील होगा और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे। अगर बीच में छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर आपको कोई भी फ्रेमवर्क समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा संयम बना कर रखना पड़ेगा और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए और आपको समझ में आता जाएगा। और साथ ही मेरे चैनल में आना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और प्लेलिस्ट फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्लेलिस्ट वाले टैब में आना है और यहाँ पर देखिए Django 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, ये 5.1 चला रहे हैं हम लोग, और इसका 5.1 का अपडेट आ चुका है, इसकी वजह से 5.1 ही हम लोग देख रहे हैं, बट यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है। तो Django 5 मास्टरी ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिकॉज इस आपको सीरियल हर एक टॉपिक एक के बाद एक कौन सा होना चाहिए वह मैंने सीरियल वाइज रखा हुआ इसमें, और आपको ऐसे ही इसको स्टडी करना है। नोट्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा geekysource.com पर। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स में जाना है और यहाँ से अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें आपको Django 5 का सारा नोट्स मिल जाएगा, सारे PPTs मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगा, और सोर्स कोड जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारा सोर्स कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा सोर्स कोड नहीं है, इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ये तो सिंगल आपको दिख रहा है, बट हमें ये, इसको मैं क्लोज कर दूं, और हमारा जो मेन फोल्डर है वो है Django 5, ये इसके अंदर चैप्टर्स हैं। इसको राइट क्लिक करके और ओपन विथ कोड करूं तो ये सारे चैप्टर्स, ये जो सोर्स कोड आप देख रहे हैं, ये सारा सोर्स कोड आपको उसी में डाउनलोड होकर मिल जाएगा, जबकि हमारी वेबसाइट पर से मिलेगा यहाँ से। सो दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।